चलिए अब हम दिल्ली सल्तनत शुरू करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में आप जो जानते हैं कि 1526 तक ये रही है, 1206 से 300 साल दिल्ली सल्तनत जो है वो रही है। 300 साल में कौन कौन सी डायनेस्टीज आई, कौन कौन से सुल्तान आई इम्पोर्टेंट, उसके बारे में हम डिस्कशन अब करेंगे। क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे हम सुल्तान के नाम सुनते हैं, बट हमें वो सारे सुल्तान इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो और ये कहाँ से शुरू हुआ सारा? गौरी के अटैक से। तो जो गौरी के अटैक्स थे वो न्यूक्लियस बने दिल्ली सल्तनत के फाउंडेशन के। तो जो दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन है वो कहाँ से, कि गौरी ने अटैक किया जब वो उसने कैप्चर किया था और अपना स्लेव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक उसको वो यहाँ छोड़ गया था। उसने जो इंडियन पोजेशन थी, इंडियन जो टेरिटोरियल पोजेशन है उनको संभाला, उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाया और उसकी डेथ के बाद उसको फुल फ्लेज अपने कंट्रोल में लेके चलाया, जिसको हम कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। और वो था 1206, जो हमने लास्ट जो स्लाइड्स डिस्कस किए उसमें हमने डिस्कस किया था। जो यहाँ पे डायनेस्टी आप देख रहे हैं, टोटल 5 डायनेस्टीज आई। आपको इनके बारे में 5 का नाम तो एटलीस्ट पता होने चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट सुल्तान, वो करीब 5 सुल्तान हैं इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में आपको बहुत कुछ जितना पता हो सके उतना हो, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आना है। बाकी का सिर्फ एक रेफरेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपके साथ सिर्फ वो इंपॉर्टेंट सुल्तान के बारे में डिस्कशन करूँगा, और जो बाकी के सुल्तान के नाम है वो अलग आपको मटेरियल में या PDF फाइल आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं सारा मैटर। क्योंकि इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, इसे एक ओवरव्यू है, वो मैं आपको वैसे भी देता रहूँगा। तो आइए अब इसकी बात करते हैं कि यहाँ पे जो आपको दिख रही हैं डायनेस्टीज़, 5 डायनेस्टीज आई हैं। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी। जो स्लेव डायनेस्टी है इसको हम इलबरी भी कहते हैं। इलबरी इल्तुतमिश जो था इलबरी ट्राइब से था, तो उस वजह से इसको इलबरी ट्राइब से कहते हैं। स्लेव पे बट कुछ क्वेश्चनिंग होती हैं कि जो स्लेव्स थे, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका पहला सुल्तान रहा है, उसके वो स्लेव था गौरी का, उसका स्लेव था इल्तुतमिश, वो नेक्स्ट सुल्तान बना। उसके अलावा उसका एक स्लेव था जो बलबन है, यहाँ तक स्लेवरी रही है, बट उसके बाद जो सुल्तान बने हैं वो स्लेव नहीं थे। इसलिए हिस्टोरियंस कहते हैं इसको स्लेव डायनेस्टी ना कहा जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि स्लेव्स कभी राजा नहीं हो सकते और जो राजा है वो स्लेव नहीं होगा किसी का। तो इसलिए इसको हम इलबरी और कई बार एक और नाम दिया जाता है मामलुक डायनेस्टी। मामलुक डायनेस्टी। तो कई बार अगर आपको आता है कि आपको स्लेव नहीं कहीं ना जाना स्लेव डायनेस्टी, तो आप इलबरी या मामलुक पर भी टिक लगा सकते हैं, वो भी आपका सही है। उसके अलावा जो दूसरी डायनेस्टी है वो यहाँ पे खलजीज आए थे, तीसरी तुगलक आए हैं, फिर सैयद आए हैं और लोधी आए हैं। ये 5 डायनेस्टीज रही हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पे अपना रूल चलाया, जिन्होंने इस पर अपनी हुकूमत चलाई है। इन डायनेस्टीज़ में जो किंग्स थे मैंने आपको बता दिया, सिर्फ जो पहली 3 डायनेस्टीज़ हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सुल्तान है इंपॉर्टेंट वो इन्हीं डायनेस्टीज़ के थे, औरों के नहीं थे, क्योंकि जो सैयद हैं सिर्फ वो नाम के लिए रूलर रहे थे, अदरवाइज दे वर नॉट रूलर एज सच। वो ऑन बिहाफ ऑफ जो मंगोल्स थे उनके बिहाफ पे रूल किया करते थे। जो लोधीज ये भी कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं रहे, इनके टाइम में तो डिक्लाइन ही रहा है। और फाइनली जो बाबर है उसने जो लास्ट लोधी सुल्तान था जिसका नाम था इब्राहिम लोधी, उसको हरा के दिल्ली को कैप्चर किया और मुग़ल वंश की उसने नींव रखी थी। तो ये देखते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सुल्तान कौन कौन से थे। ये जो आपको नाम नज़र आ रहे हैं कुतुबुद्दीन, अब यहाँ मैं आपको थोड़ा गिना दूंगा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी के जो हम कहते हैं वो यही हैं कि फर्स्ट ये 3 ये स्लेव डायनेस्टी के रहे हैं। ये भी स्लेव डायनेस्टी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ये गौरी का स्लेव था और इल्तुतमिश ऐबक का स्लेव था। तो अब हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट सुल्तान थे दिल्ली के उनके बारे में कि इम्पोर्टेंट कौन कौन से थे। कि मैंने आपको बताया इतनी सारी डायनेस्टीज़, 5 डायनेस्टीज़ आई और सुल्तान तो
काफ़ी रहे हैं, 50-100 सुल्तान होंगे, बट हमें सिर्फ 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जो पहला आपको 6वां नज़र आ रहा है कि अदरवाइज 6 के नाम लिखे, कुतुबुद्दीन ऐबक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी 5 पे हम फुल फ्लैश डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको ज़रूर इनके बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये तीनों स्लेव डायनेस्टी से थे। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गौरी का स्लेव था, इल्तुतमिश ऐबक का स्लेव था, और बलबन ये इल्तुतमिश का स्लेव हुआ करता था। बाकी जो इस डायनेस्टी के सुल्तान रहे हैं वो स्लेव नहीं थे। और ये तीनों किसके, इसको स्लेव डायनेस्टी कह लीजिए या एलबरी डायनेस्टी कह लीजिए, तो ये तीनों फर्स्ट उसके थे। अलाउद्दीन खलजी, ये खलजी डायनेस्टी से था। और तुगलक नाम से क्लियर हो रहा है, ये तुगलक डायनेस्टी से, ये भी और ये भी तुगलक डायनेस्टी से थी। बट सैयद और लोधी, ना कोई सैयद से और ना ही कोई लोधी से, ये जो दो डायनेस्टीज थी इनके सुल्तान इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनके टाइम में ना कोई ज़्यादा रिफॉर्म्स किन्होंने की, ना हिस्टोरिक ये किसी चीज़ के लिए इतने फेमस हैं। तो जो हमें याद रखना है, जो जिनके बारे में ज़्यादा पढ़ना है, वो ये 5 सुल्तान है। उसमें से इल्तुतमिश का नाम सबसे इम्पोर्टेंट है, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। क्योंकि फाउंडर हमें नज़र आ रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये स्लेव था गौरी का, जिसने नींव रखी यहाँ पे, जिसने दिल्ली सल्तनत बसाई। बट जिसको रियल फाउंडर कहा जाता है वो ये इल्तुतमिश है। इसके बारे में जो वर्ड यूज़ करते हैं, ही इज़ द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसके बारे में पढ़ेंगे, रियल फाउंडर क्यों है वो हम देखते हैं कि रियल फाउंडर क्यों है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट डायनेस्टी की हम बात करेंगे, जो भी हमने नाम पढ़ा कि 1206 से 1290 तक ये रही है फर्स्ट डायनेस्टी। और इसमें जो सुल्तान आए हैं, सबसे पहले जो सुल्तान आया था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी का सुल्तान, जैसे मैंने आपको बताया था। इन 5 सुल्तानों में जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो 5 इंपॉर्टेंट सुल्तान हैं, तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्लेव डायनेस्टी की। स्लेव डायनेस्टी में जो फर्स्ट सुल्तान है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने इसकी फाउंडेशन रखी दिल्ली की। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की सल्तनत की फाउंडेशन के बाद उसको एंजॉय करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं रह पाया था। 4 साल वो रहा, 4 साल बाद उसकी डेथ हो गई 1210 में। और डेथ कैसे हुई आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आया 2003 जनरल स्टडीज़ में कि कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ कैसे हुई। वो खेलते हुए घोड़े से गिर गया था। क्या खेल रहा था ये भी एक क्वेश्चन है। वो चौगान खेल रहा था। चौगान क्या था, ये मिडिवल इंडिया में पोलो को कहते थे, चौगान। उसके बाद जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का स्लेव था, बाद में उसका गवर्नर बना। देन उसकी डेथ के बाद वो हिंदुस्तान का मास्टर बना, यानी कि सुल्तान बना पहला। बट उसने अपने आप को कभी सुल्तान डिक्लेयर नहीं किया। रीज़न बीइंग क्योंकि जो दूसरे स्लेव थे गौरी के, एक यल्दोज जिसका पूरा नाम था ताजुद्दीन यल्दोज, और दूसरा था नसरुद्दीन कुबाचा। तो ये नहीं चाहता था कि वो लोग इसके अगेंस्ट हो जाएं, क्योंकि अगर ये सुल्तान अपने आप को डिक्लेयर करता तो वो लोग क्या कहते कि इसने अपने आका की नाफरमानी की है। तो इसलिए इसने जो जैसे पहले था गवर्नर के तौर पे रूल करता रहा। उसके अलावा जो इसकी कैपिटल थी वो दिल्ली नहीं थी, लाहौर थी, यह हमें पता होना चाहिए। और इसको एक टाइटल दिया था लाख बख्श का, क्योंकि ये चैरिटी किया करता था। उसके अलावा ये फेमस क्यों है, इसने 2 मॉस्क बनवाई हैं और कुतुब मीनार। मॉस्क थी 2.5 दिन का झोपड़ा, और कुव्वतुल इस्लाम जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये राजस्थान में है, अजमेर में। और जो कुव्वतुल इस्लाम है ये दिल्ली में बनवाई गई है। जो 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका नाम इसीलिए रखा क्योंकि ये 2.5 दिन में बनकर तैयार हुई थी। ये टेम्पल्स थे, वहाँ पे टेम्पल्स को तोड़कर एक मॉस्क बनाई गई थी।
उसके अलावा इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक संत थे, उनकी याद में एक जो मीनार बनवाई जिसको कुतुब मीनार कहते हैं। और एक्चुअल में कुतुब मीनार क्या थी, एक मजाना थी, मतलब कि वो अजान देने के काम आया करती थी, अजान के लिए थी कि जब अजान देनी होती ताकि दूर तक आवाज़ जाए, लोग उस पर खड़े होके अजान देते थे, तो एक मजाना थी। और इसके कोर्ट में जो दो स्कॉलर थे, हमें उनका पता होना चाहिए क्योंकि उन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं, एक ताजुल मासिर हसन निज़ामी ने लिखी, हसन निज़ामी था, और दूसरा फ़खरुद्दीन जिसने तारीख़ मुबारक शाही लिखी है। और इसको जो गौरी का सुल्तान है उससे मनुमिशन मिली। उसके बाद आता है सेकंड इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश है यहाँ से हमारा मेन शुरू होता है कि फर्स्ट जो सुल्तान है, जो रियल सुल्तान जिसको हम कह सकते हैं या रियल फाउंडर कह लीजिए, वो इल्तुतमिश है। और ये कौन था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था। अब क्वेश्चन आता है कि रियल फाउंडर हम इसको क्यों कह रहे हैं, यहीं से इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे कि वाई ही इज़ अ रियल फाउंडर। देखिए, फाउंडर कब कहेंगे किसी को, या किसी को सुल्तान कब कहेंगे, जब वो चीज़ें दे जो एक सल्तनत को चाहिए, किसी राष्ट्र के बनने में जो चीज़ चाहिए। तो बेसिक चीज़ की तरफ जाइए कि जब टर्क्स इंडिया में आए हैं, कितना भी टाइम हुआ है इनको, ज़्यादा कोई वक्त नहीं हुआ। दूसरा, अभी यहाँ पर कोई प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। इनको यहाँ के रूल्स रेगुलेशन, यहाँ के कल्चर्स का कुछ पता नहीं है, टैक्स कैसे कलेक्ट करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, इसको नहीं पता है। तो ये वो इंसान था, ये वो सुल्तान है जिसने ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज किया। आज दिल्ली हमारी कैपिटल है, और फर्स्ट टाइम दिल्ली के टाइम से जिसको कैपिटल बनाया गया और जिसने दिया वो इल्तुतमिश ही था, कि दिल्ली या इंडिया को दिल्ली की कैपिटल इल्तुतमिश ने थी। इसने अपनी कैपिटल लाहौर से शिफ्ट की दिल्ली। उसके अलावा जो खलीफा थे, अब्बासिद खलीफा, उससे इसको रोब और ऑनर मिला, उसको ऑनर मिला, और सुल्तान का टाइटल वहाँ से मिला। ये फर्स्ट वो सुल्तान है जिसने सुल्तान का टाइटल यूज़ किया। रोब ऑफ ऑनर मिलना खलीफा से, उसका क्या मतलब होता है, और 2 चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, तो बेटर है कि हम एक अलग स्लाइड पर उसको डिस्कस करते हैं। 2 चीज़ें, फर्स्ट सुल्तान और जो बादशाह थे या एम्परर थे, उसमें डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि हम कहते हैं अकबर बादशाह, हुमायूं था, शाहजहां, ये बादशाह थे, ये एम्परर थे। बट जब दिल्ली की बात करें बार बार हमारे मुंह से तो ये निकलता है कि एम्परर या किंग, देवर सुल्तान। एक स्पेशल वर्ड क्यों यूज़ किया जा रहा है, तो ये ज़रूरी है कि हमें पता हो, क्योंकि हम IAS की तैयारी कर रहे हैं, अदरवाइज़ तो कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि सुल्तान और बादशाह, बाद हवा को कहते हैं, शाह जो उस पर रूल करे, जो हवाओं पे रूल करे, उसे बादशाह कहते हैं। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है सोवरेनिटी का। जो बादशाह होते हैं दे आर सोवरेन रूलर्स। सोवरेनिटी क्या होती है, सोवरेन रूलर क्या होता है, पॉलिटी पे जाइए, इसलिए आपको पॉलिटी पहले कराई है, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी अब आपको पता है। सोवरेन उसे कहते हैं विच इज़ नॉट अंडर एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी, यानी को वो जो अपने आप में आज़ाद हो, थियोरिटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली सब कुछ करने के लिए, जो किसी बाहरी शक्ति के अंडर ना आता हो। जैसे इंडिया रिपब्लिक भी है, सोवरन भी है। सोवरन यानी कि इंडिया की जो पॉलिसी है, जो इंडिया है वो आज़ाद है, अपने डिसीजन लेने में सक्षम है, अपने डिसीजन बिना किसी दबाव के लेगा। हम किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी के अंडर नहीं है, कोई भी कंट्री हमें ड्राइव नहीं कर सकता, हमें ऑर्डर नहीं दे सकता। ऑब्लिगेशन होना अलग बात है। तो वो सेम चीज़ यहाँ पे कि जो बादशाह हुआ करते थे वो किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी के अंडर नहीं हुआ करते थे, वो इंडिपेंडेंट काम किया करते थे। बट जो सुल्तान थे प्रैक्टिकली देवर इंडिपेंडेंट, प्रैक्टिकली वो इंडिपेंडेंट थे।
बट इन थ्योरी दे वर नॉट इंडिपेंडेंट। तो क्या थे? दे वर अंडर द पैटर्नेज ऑफ खलीफा, दे वर अंडर खलीफा। और एक खलीफा क्या था बेसिकली, जैसे आज की अगर हम बात करें, आपने नाम सुना होगा पोप का। पोप के एक रिलीजियस लीडर है, तो पोप की बात मानी जाती है, जो वो इंस्ट्रक्शन देता है वो उसको फॉलो किया जाता है, चाहे वो रिलीजियस एरिया में किया जाए। और उस टाइम क्या था, वो लोग फॉरेनर्स थे, इंडिया में रूल करने आए थे, और उनके अपने भी लोग थे, अपने रिलेटिव्स कह लीजिए, अपने उस टाइम मुस्लिम्स दूसरे भी किंग्स हुआ करते थे। तो उस तरह वो अपने आप को प्रूव करने के लिए या अपने रूल को, अपनी सल्तनत को लेजिटिमाइज करने के लिए कि वो यहाँ के राजा हैं, ये एम्फेसाइज करने के लिए क्या किया करते थे, ऑर्डर इशू करवाया करते थे, या तो खुद करवाया करते थे या खलीफा किया करता था कि ये इंसान, ये सुल्तान खलीफा के बिहाफ पे इस एरिया को रूल करेगा। यानी कि यहाँ खलीफा, यहाँ सुल्तान है, सुल्तान ये इस टेरिटरी को रूल कर रहा है, इस टेरिटरी का सुल्तान है, प्रैक्टिकली आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, सब कुछ यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कर रहा है। बट थ्योरी में ये क्या कहते थे कि हम जो कुछ कर रहे हैं हम खलीफा के कहने पे गए हैं, और खलीफा ने हमें ऑथराइज किया, लेजिटिमाइज किया कि हम इसको रूल कर रहे हैं। वो अपने आप को खलीफा का डिप्टी बताया करते थे। तो मीन्स, तो थ्योरी में क्या है, दे वर नॉट इंडिपेंडेंट, तो इसलिए उनको हम सुल्तान का टाइटल देते हैं। तो ये तो एक बात होगी। उसके बाद ये रोल ऑफ, जो रोब ऑफ ऑनर है वो इनको दिया गया। वो ये लेते थे क्यों? इसीलिए कि अपना जो क्लेम है, अपना जो रूल है, अपना जो शासन है, उसको वो शासन को जस्टिफाई कर सकें कि हम रूल नहीं कर रहे हैं, हम खलीफा रूल कर रहे हैं, और जो हम बोल रहे हैं, हम ऑर्डर्स दे रहे हैं, वो हम नहीं, खलीफा ऑर्डर दे रहा है। अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे, यानी कि आप खलीफा की बात नहीं मान रहे हैं, तो हम नाराज़ नहीं होंगे, वो खलीफा नाराज़ है। और खलीफा नाराज़ है तो वो गलत है कि जो स्पिरिचुअल लीडर है, जो रिलीजियस गुरु है, वो नाराज़ है। तो इसने वो किया, इसने सुल्तान का टाइटल लिया। यानी कि देखिए, सबसे पहले वो बता देता हूँ कि कैपिटल के लिए क्या क्या चीज़ ने वो दिया। किसी स्टेट को बनने के लिए एक टेरिटरी का होना जरूरी है। टेरिटरी का होना जरूरी है। टेरिटरी है जो इनके अंडर एरिया था, वो टेरिटरी इनके पास पहले भी थी, अब भी थी। दूसरा, एक चाहिए हमें कैपिटल। पहले लाहौर थी, जो आज की दिल्ली कैपिटल है, वो इल्तुतमिश ने दी, तो दिल्ली कैपिटल इसने दी। उसके अलावा क्या चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, एक टेरिटोरियल, और दूसरा जो उसको चलाने के लिए मशीनरी। तो टेरिटोरियल के लिए इसने क्या किया? टेरिटोरियल सेटअप इसने दिया, इसने इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अब ये इक्ता सिस्टम क्या था वो मैं आपको बताता हूँ, या पहले मैं आपको सारा डिफाइन कर दूँ, फिर वन बाय वन हम सारा डिस्कस करेंगे। टेरिटोरियल, उसके अलावा मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, कि बिना मशीनरी के तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलेगा, इसलिए वो मशीनरी दी। इसने क्या किया, जो इसके स्लेव ऑफिसर्स थे उनको ऑर्गेनाइज किया ग्रुप में, और उनको असाइनमेंट्स दी गई वो सारे काम करने की। यानी कि वो इनके मिनिस्टर भी थे इसके, और वो इसके स्लेव भी थे, और उसको नाम दिया गया ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स, और जिसको हम कहते हैं चहलगनी, तुर्गान चहलगनी। तुर्गान चहलगनी, चहलगनी का मतलब होता है 40 40 स्लेव ऑफिसर्स, दिस वर स्लेव ऑफिसर, 40 स्लेव ऑफिसर्स, स्लेव भी हैं और ये ऑफिसर्स भी हैं। और एक्चुअल में 40 नहीं थे, 25 या 30 के करीब थे, बट जो रेफरेंस आते हैं हिस्ट्री में, क्योंकि कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन हसन निज़ामी मिन जो है वो यही रेफरेंस देता है कि चहलगनी था इसका ग्रुप, जो
उसके स्लेव थे और उनको ऑफिसर, और ऑफिसर कौन से? मिलिट्री ऑफिसर। और यही ऑफिसर थे जो इस सारे सिस्टम को, एकता सिस्टम को चलाया करते थे। ये चाहिए। उसके अलावा किसी स्टेट के लिए क्या चाहिए चलने के लिए? करेंसी। इसने करेंसी दी, यस, जो सिल्वर और कॉपर, टंका और जीतल। एक इसने टंका इंट्रोड्यूस किया और दूसरा जीतल। दो कॉइन इसने इंट्रोड्यूस किए, अरेबिक कॉइन, एक को टंका कहते थे और जीतल। ये क्वेश्चन बन रहे हैं, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब क्वेश्चंस हैं कि टंका कौन सा था? सिल्वर का था। जीतल जो था वो कॉपर का हुआ करता था। तुर्गान चहलगना किसने इंट्रोड्यूस किया? इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया। कौन कैपिटल को लाहौर से उठा के दिल्ली लाया? इल्तुतमिश लेके आया। एकता सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? इल्तुतमिश ने किया। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है किसी राजा की अथॉरिटी। अथॉरिटी में ये है कि पहले जो सुल्तान है, पहले सिर्फ एक कुतुबुद्दीन ऐबक रहा बेचारा, जो 4 साल रूल कर पाया, इसको एंजॉय नहीं कर पाया अपनी सल्तनत को। और वो जो डिसीजन लिया करते थे, अपने स्कॉलर जो थे, जिनको उलेमास बोलते हैं, उनसे कंसल्ट करने के बाद डिसाइड किया करते थे। बट इसने किंग की पावर को बढ़ाते हुए क्या किया? इसने अपना सक्सेसर नॉमिनेट किया विदाउट कंसल्टिंग उलेमास। पहले नॉमिनेट किया, बाद में उनको बताया कि आई हैव नॉमिनेटेड दिस पर्सन एज माई सक्सेसर। और सबसे बड़ी बात, इसने अपने लड़के को नहीं बल्कि लड़की को किया। तो इसने जो है, तो इसको हम कह सकते हैं जो लॉ ऑफ सक्सेशन है वो अपने हाथ में, लॉ ऑफ सक्सेशन, जो कि कभी डिसाइड नहीं हो पाया पूरी सल्तनत और पूरी मुगल एम्पायर में कि नेक्स्ट राजा कौन बनेगा। प्रिवेल के क्या करता था? लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर। वो क्या होता कि जो राजा का सबसे बड़ा बेटा होगा वो राजा बनता था। बट यहाँ पे इसने वो नहीं किया, ना ही वो रूल था। रूल चलता था माइट इज़ राइट, जिसके पास पावर है वो गद्दी हथिया लेगा, जिसकी लाठी है उसकी भैंस होगी। बट इसने क्या किया? इसने रजिया को अपना सक्सेसर नॉमिनेट किया। नॉमिनेट करने के बाद इसने, यानी कि बिना कंसल्टेशन के, इसने रजिया को अपना नॉमिनी बनाया कि नेक्स्ट सुल्तान रजिया होगी, और उनको बाद में बता दिएगा उलेमास को। और सबसे बड़ी बात, ये उसकी बेटा नहीं बेटी थी। तो ये वो चीज़ें। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जो दिल्ली सल्तनत से बसाई है, ये सारी पॉइंट्स के बाद अब एक पूरी सल्तनत इसने दी है। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ही इज़ द रियल फाउंडर। ये फाउंडर तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, पर वो ये सारा कुछ नहीं दे पाया। टेरिटरी थी, कैपिटल थी, बट क्या ये मशीनरी थी? एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, टेरिटोरियल सेटअप था? नहीं था। करेंसी थी उस टाइम? ऐसी नहीं थी। लॉ ऑफ सक्सेशन ऐसा था? नहीं था। तो ये सारा कुछ इसने दिया है। और जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसने की वो ये था कि इस सारी रियासत को, जो सल्तनत इन्होंने बसाई है, उसको उजड़ने से बचाया इसने। क्योंकि आपने एक नाम सुना होगा मंगोल का, चंगेज खान। चंगेज खान। और सबसे बड़ी बात पहले मैं आपको बता दूं, ये खान वान कुछ नहीं है। दे वर नॉट मुस्लिम्स। मुस्लिम नहीं थे, खान नहीं था, ये एक कबीला था। और वो मुस्लिम नहीं थे, वो बुद्धिस्ट थे। ये बुद्धिस्ट ट्राइब थी जो था, जिसको कहते थे कान, क्यू अपॉस्ट्रोफ एन, कान, या ऐसे कह लीजिए कान, ना कि खान। प्रोनाउंसिएशन हम बिगाड़ देते, करप्शन कर देते हैं वर्डों की, जो शब्द हैं। तो इसका नाम था चंगेज खान। इसने अटैक किया था किस पे? मंगोल से उन्होंने पर्शिया पे अटैक किया। पर्शिया, जो पर्शिया का जो किंग था वो यूरोप की तरफ भाग गया, और जो उसका बेटा था वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आया हेल्प के लिए। उसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। जलालुद्दीन मंगबरनी। जलालुद्दीन मंगबरनी जब इंडिया की तरफ आ रहा था, वो इंडिया में आया
और इंडिया में था इल्तुतमिश। जलालुद्दीन मंगबरनी ने इल्तुतमिश से प्रोटेक्शन के लिए हेल्प मांगी कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम चंगेज़ खान, जो उसको फॉलो करता हुआ आ रहा था। अब यहाँ पे जो इल्तुतमिश था, इसने एक डिप्लोमेसी खेली, एक डिप्लोमेटिक वे में इस खतरे को दूर भगाया, क्योंकि इसको एक चीज़ पता थी कि मंगोल्स जो थे बहुत पावरफुल लोग थे, और उनसे अपने आप को, दिल्ली सल्तनत बसी है उसको बचाना बहुत मुश्किल है। और अगर मंगोल्स अंदर आ गए तो ना दिल्ली बचेगी और ना ही उसके सुल्तान, ना कोई और। तो बेटर है इसको बचा ले जाए। और उसको बचाने के लिए उसको एक चीज़ करनी थी कि जलालुद्दीन मंगबरनी को बाहर भेजना था, क्योंकि चंगेज़ खान के आने का रीज़न कुछ और नहीं, जलालुद्दीन मंगबरनी था। वो जलालुद्दीन मंगबरनी को फॉलो करते हुए आ रहा था। तो इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी को एक बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया कि इंडिया का क्लाइमेट आपके लिए अच्छा नहीं है, तो बेटर है आप कहीं और चले जाएं, यहाँ रहोगे तो बीमार होगे, वैसे ही मर जाओगे। तो उसको मंगबरनी को लगा कि शायद मेरे भले की बात कर रहा, तो इसलिए वो इंडिया से चला गया। और जो इंडिया का ये एरिया, ये यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे पंजाब है, और ये सिंध का एरिया पाकिस्तान का। तो मंगबरनी यहाँ से निकल कर सिंध की तरफ आ गया, और जो चंगेज़ खान उसको फॉलो करते हुआ आ रहा था वो भी यहाँ से इधर की तरफ मुड़ गया। और इल्तुतमिश जब तक चंगेज़ खान की डेथ नहीं होगी, उसने कोई, ना वो बाहर निकला, ना उसने कोई एक्सपीडिशन किया। क्योंकि आप देखेंगे जो एक्सपीडिशन है, जो एक्सपेंशन है अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की, वो उससे पहले बलबन तक जो सुल्तान आए हैं, वो उनका सिर्फ एक ही मेन मोटिव रहा कि जो सल्तनत है उसको बचाया जाए, उसको कंसोलिडेट किया जाए। और उन्होंने वही किया, उसको कंसोलिडेट किया, और उनका सारा ध्यान कंसोलिडेशन पे रहा। उसके अलावा जो इसके राइवल्स थे इल्तुतमिश के, इसने उनको भी मार भगाया, उनको भी कह लीजिए अपने रास्ते से हटाया। और उसके जो राइवल्स थे वो मेन दो थे, क्योंकि जो गौरी के स्लेव थे, 3 स्लेव थे गौरी के। एक ताजुद्दीन यलदोज, दूसरा नसरुद्दीन कुबाचा, और तीसरा कुतुबुद्दीन। ये 3 स्लेव थे। इसमें से जब कुतुबुद्दीन की डेथ हुई तो इसकी जगह पे इल्तुतमिश आया। अब इल्तुतमिश खुद एक कुतुबुद्दीन का स्लेव था, तो ये लोग चाहते थे कि जो इसके एरियाज़ हैं, इंडियन पोजेशंस हैं, उनको अपने कंट्रोल में कर लिया जाए। और उस समय ये कहाँ हुआ करते थे? गौरी की डेथ के बाद जो यलदोज था, इसने जो गौरी के एरियाज़ हैं उसको संभाल लिया था, और जो कुबाचा था ये सिंध वाले एरिया में इसने अपना कंट्रोल जमा लिया था, और जो कुतुबुद्दीन था वो आपको पता है कि वो लाहौर में हुआ करता था। अब जो इल्तुतमिश था, इसने 1 बाय 1 इन दोनों को बैटल्स में हराया और उनको अपने रास्ते से हटाया। तो ये वो चीज़ हैं जिससे हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश एक रियल फाउंडर था, जिसने दिल्ली की स्थापना की, जिसने दिल्ली को चलाया, उसको कंसोलिडेट किया और उसको इस लायक बनाया कि वो आगे फैल सके। तो ये आगे इसमें देख लेते हैं कि ये सब हमने डिस्कस किया, इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन, टका और कॉपर के जीता उसने चलाए। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये उसकी एम्पायर थी जो उसने कंट्रोल किया अपने अंडर। कि ये जो एरिया नज़र आ रहा है यह पहले लाहौर से लेके यहाँ उन्होंने कंट्रोल किया, ये सारा यहाँ तक उन्होंने एक्सपेंड किया। और ये जो हुआ करता था ये एरिया, ये वो एरिया जो शुरू किसने किया था? इख्तियारुद्दीन बख्तियार खलजी। इसका भी हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ
कि जब टर्क्स ने इंडिया पे अटैक किया, बैटल ऑफ तराइन हुई, तो वो टर्क्स जो थे उन्होंने कि गौरी ने पृथ्वीराज को हराया, उन्होंने यहाँ पोजीशन अपनी बनाई, उसको कंट्रोल करना शुरू किया। बट जो स्लेव था, चौथा स्लेव था इख्तियारुद्दीन बख्तियार खलजी, वो यहाँ से आगे तरफ मूव किया और बंगाल पहुंचकर उसने यहाँ पे जो सेन डायनेस्टी थी, जो हमने पढ़ा कि पालास के बाद सेन आए थे, यहाँ पे लक्ष्मण सेन नाम का राजा रूल किया करता था। लक्ष्मण सेन को जब पता लगा कि अटैक हुआ तो वो वहाँ से भाग गया और बख्तियार खलजी ने बंगाल को अपने अंडर लिया और वहाँ पे अपनी एक नई सल्तनत बसाई, वहाँ से उसने रूल करना शुरू किया। और ये स्टोरी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो कैसे गया था। वो एक ट्रेडर के भेस में गया था, कि हॉर्स ट्रेडर के, वो उसके साथ कुछ उसके 17-18 सोल्जर्स थे, उनको लेके गया और लोगों को लगा कि एक ट्रेडर आया है। बट जब उन्होंने वहाँ अटैक किया तो राजा ये डर के भाग गया कि अगर ये लोग 18 तो ये अकेले नहीं होंगे, पीछे एक आर्मी ज़रूर होगी, और अगर ये इतने पावरफुल है तो वो आर्मी और ज़्यादा पावरफुल होगी। तो ईजीली उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया था। उसके अलावा हमने डिस्कस किया कि उसने इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और दूसरे रिफॉर्म्स किए, और ये तुर्गा ने चहलगनी बनाया। और लिटरेचर और उसमें अगर बात करें, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार शुरू की थी बनवानी, वो अधूरी रह गई थी उसकी डेथ की वजह से, इसने उसको कंप्लीट करवाया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने वहाँ नाम लिया था उसका नाम था बलबन। अब बलबन तक की स्टोरी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि सबसे पहले हमने देखा ऐबक, ऐबक के बाद हमने देखा इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रजिया को नॉमिनेट किया था बट उसको बनाया नहीं गया। उसकी जगह इसका जो ब्रदर था आराम शाह, उसको नोबल्स ने राजा बना दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई लेडी दिल्ली की गद्दी पर बैठे, दिल्ली की सुल्तान बने, और वो उसको अपनी शान के खिलाफ समझते थे कि एक फीमेल रूलर के अंडर काम करना। इसलिए उसका जो ब्रदर था उसको वहाँ सुल्तान बना दिया गया। बट रजिया ने जब देखा कि जो उसका ब्रदर है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ख़राब हो रही थी, तो उसने जाके वो फ्राइडे की नमाज के टाइम मॉस्क में गई और वहाँ उसने अनाउंस किया कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ख़त्म होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है, कि मेरे फादर ने मुझे नॉमिनेट किया था, आप मुझे सुल्तान बनाइए तो मैं ये आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करूँगी। और जो पब्लिक है उसने फिर यही किया, पब्लिक ने रजिया को हेल्प की सुल्तान बनने में, और तब रजिया सुल्तान बने। तब हम नाम सुनते हैं रजिया सुल्तान। उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि रजिया सुल्तान सिर्फ पहली और आखिरी वो लेडी है जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी थी, उसके अलावा कोई और लेडी सुल्तान नहीं बनी। फर्स्ट लेडी सुल्तान। बट जब रजिया गद्दी पर बैठी तो अलग अलग जगह पर रिवोल्ट होना शुरू हो गए, और वो एक को क्रश करती तो दूसरा, दूसरे क्रश करती तो तीसरा, और ये सब हो रहा था जो उसके नोबल थे उनकी कोऑपरेशन से, क्योंकि ये सब वही ऑर्गेनाइज करा रहे थे। तो एक रिवोल्ट हुआ था बठिंडा में, उस टाइम बठिंडा को कहा करते थे ताबर हिंद। ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि बठिंडा का पुराना नाम क्या था, ताबर हिंद। और जो यहाँ का गवर्नर था उसका नाम था अल्तूनिया। जब ताबर हिंद में रिवोल्ट हुआ और रजिया वहाँ उसको क्रश करने गई तो वहाँ अल्तूनिया ने उसको बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया। बट रजिया ने एक डिप्लोमेसी खेली और उसको अपने साथ मिलाया, और तब दिल्ली की तरफ मूव करना शुरू किया अपनी गद्दी को वापस लेने की, क्योंकि जब वो दिल्ली से बाहर आई थी तो उसकी गद्दी छीन ली गई और उसकी जगह उसके ब्रदर को राजा बना दिया गया।
और जब वो वापस जा रहे थे दिल्ली बठिंडा से, तो रास्ते में उनका मर्डर कर दिया गया। और आज भी उनकी कब्र हरियाणा में ही है। हरियाणा में उनका जो कैथल जगह है, कैथल में दोनों का मर्डर हुआ और उनकी कब्र वहीं पे है। और उसके बाद जो उसका दूसरा ब्रदर था बहराम शाह, उसको राजा बना दिया गया। उसके बाद एक के बाद एक करते हुए राजा आते गए और लास्ट में एक राजा आया नसूरुद्दीन महमूद। अब यहाँ पे एक चीज़ को एनालाइज कीजिए कि ये ऑर्डर में राजा इतनी जल्दी आ रहे हैं। पहले आराम शाह, फिर रज़िया आया, फिर बहराम शाह आया, फिर और दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर नसूरुद्दीन महमूद। तो ऐसा क्या इतनी जल्दी ये हो रहा है? कौन कर रहा है? ये सब कौन कर रहा था? जो तुर्का ने चहलगना बनाया था इल्तुतमिश ने, जो ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स था, ये सब कुछ वो करा रहे थे, क्योंकि अब पावर उनके हाथ में थी। और इसलिए हम उनको कह सकते हैं दे बिकेम द किंग मेकर। वो किंग मेकर बन चुके थे, जिसको चाहते राजा बनाते और जिसको चाहते वो हटा देते। ये था चहलगनी। अब इस चहलगनी ग्रुप में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था तो इन सब में जो हमने देखा कि ये सब कौन कर रहा था, वो चहलगनी। जो ये लोग थे जो किंग मेकर बन चुके थे, ये चहलगनी। इनमें से एक स्लेव था, यानी कि एक स्लेव ऑफिसर था जिसका नाम था बलबन। नसरुद्दीन महमूद के अंडर ये पावरफुल हो गया। वो कैसे? इसने अपनी डॉटर की शादी सुल्तान से कर दी। तो जो सुल्तान था अब वो इसका सन इन लॉ हो गया। ये ही बिकेम द फादर इन लॉ ऑफ सुल्तान। तो रिलेटिव हो गया, रिश्तेदारी हो गई, क्लोज रिलेशन हो गया। तो सुल्तान ने इसको एक अच्छी पोस्ट दे दी और ये बन गया फिर डिप्टी सुल्तान। तो अब हम थोड़ा सा बलबन के बारे में देखेंगे। तो चलिए पहले बलबन का थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि बलबन 1266 से 87 तक, 1266 से 87 तक वो एक्चुअली एक किंग के तौर पर रहा, एक सुल्तान के तौर पर रहा। उससे पहले 20 साल और उसने रूल किया, बट तब वो एक मिनिस्टर के तौर पे था, क्योंकि नसरुद्दीन महमूद को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में अपनी सल्तनत में। वो तो एक वो कह लीजिए स्पिरिचुअल टाइप का वो इंसान था जो प्रेयर्स और इन चीज़ों में खुदा के नाम लेने बिलीव किया करता था। और वो एक कैलीग्राफी का उसका बड़ा शौक था, कैलीग्राफिस्ट था वो। तो सारा जो कंट्रोल था वो धीरे धीरे बलबन के हाथों में आता गया। और बलबन ने यहाँ से अपनी पावर बढ़ानी शुरू की कि जब वो 20 साल मिनिस्टर बना उसका, तो 20 साल उसने एज ए डी फैक्टो रूलर उसने किया। नाम के लिए वो एक मिनिस्टर है, बट एक्चुअल में ही वॉज द सुल्तान कह लीजिए, क्योंकि डी फैक्टो रूलर वही था। और नेक्स्ट जो ये BC लिखे हैं 1266 से 87 तक, ये जो अगले BC की साल है, यहाँ वो खुद सुल्तान बन चुका था नसरुद्दीन महमूद की डेथ के बाद। कि जैसे लिखा कि बलबन नसरुद्दीन की डेथ के बाद सुल्तान बना। अब जब वो सुल्तान बना तो उसने क्या किया, अब बलबन की इम्पोर्टेंस क्या है, तो पहले हम उसको डिस्कस करते हैं कि बलबन की इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि हमने भी कौन कौन से पढ़े, हमने ऐबक के बारे में थोड़ा सा देखा, ऐबक तो फाउंडर है, उसके बारे में हमने देखा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की फर्स्ट इंपॉर्टेंट सुल्तान है क्योंकि ही इज़ द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब आती है तीसरे की बारी, ये है बलबन, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस की हम बात करते हैं। तो जब यह सुल्तान बना, इसने कुछ प्रॉब्लम्स देखी, क्योंकि प्रॉब्लम्स होंगी उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। इसने प्रॉब्लम्स क्या देखी, इसने देखा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है।
इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इसने देखा मंगोल्स के अटैक होने शुरू हो चुके हैं, मंगोल्स अटैक। क्योंकि चंगेज़ खान अगर आया था तो उसकी डेथ हो गई, ये नहीं कि उसके बाद मंगोल्स ख़त्म हो गए, मंगोल्स आते रहे। और जो बाबर, हुमायूं, अकबर, ये भी मंगोल के ही डिसेंडेंट थे। तो मंगोल्स क्योंकि बहुत पावरफुल थे तो इनको ज़रूरी था अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना कि मंगोल के आक्रमण से अपने आप को और दिल्ली को बचाया जा सके। उसके अलावा जो प्रॉब्लम इसने देखी वो थी सुल्तान की प्रेस्टीज। जो सुल्तान की प्रेस्टीज है वो काफ़ी लो हो चुकी थी, क्योंकि ये खुद किंग मेकर थे, जिसको चाहते सुल्तान बनाते, जिसको चाहते गद्दी से उतारते। तो यानी कि सुल्तान की जो पावर है प्रैक्टिकली कुछ नहीं थी, ज़ीरो हो चुकी थी। और अब ये जब खुद सुल्तान बना तो इसको ये सामने नज़र आ रहा था कि अगर कल हम दूसरे को सुल्तान बना सकते थे और आज जब मैं सुल्तान बनाऊं तो अगर मेरे कलीग्स जो 40 जो स्लेव ऑफिसर्स हैं उनको मैं पसंद नहीं आया तो क्या होगा, मुझे भी उतार के फेंक दिया जाएगा। तो इसकी जो सारी स्ट्रेटजी थी वो यहाँ से शुरू होती है। ये अब देखते हैं इसने किया क्या क्या। सबसे पहले बात आती है कि सबसे पहले इसने यहाँ पे ध्यान दिया सुल्तान की प्रेस्टीज के लिए, क्योंकि खुद सुल्तान है, इसको इसने कैसे बढ़ाया। सुल्तान की प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए इसने दो चीज़ें की। सबसे पहले जो अपना ओरिजिन है उसको चेंज किया, अपने आप को इसने अफरासियाब का डिसेंडेंट बताया। अभी अफरासियाब कौन था? अफरासियाब पर्शिया का एक लेजेंडरी हीरो था। कि मैं कौन हूँ? मैं अफरासियाब का डिसेंडेंट, यानी कि मैं एक नोबल फैमिली से, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं कोई एक स्लेव नहीं हूँ। सबसे पहले इसने अपना ये चेंज किया। दूसरा, जो इसके फ्रेंड्स की कंपनी थी, फ्रेंड्स की जोवियल कंपनी, वो इसने छोड़ दी, क्योंकि पहले ही उनके साथ बैठ के ड्रिंक किया करता था, हंसी मजाक किया करता था। इसने सबको कह लीजिए लात मार दी, छोड़ दिया उनके साथ बैठना। उसके अलावा जो इसका दरबार था इसने उसमें चेंजेस लाए। वहाँ पे इसने जो पर्शियन कोर्ट एटिकेट्स थे वो इसने इंट्रोड्यूस किए, कि पर्शियन कोर्ट एटिकेट्स। अब ये क्या है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो क्या थे? सिजदा एंड पाइबोस। इसने दो चीज़ें इंट्रोड्यूस की। क्वेश्चन आता है कि सिजदा एंड पाइबोस किसने इंट्रोड्यूस किया और क्या था ये? सिजदा एंड पाइबोस बलबन ने इंट्रोड्यूस किया। और क्या होता है सिजदा करना? किसी के सामने सर झुकाना, माथा टेकना। इसने कंपलसरी कर दिया कि जो भी इसके दरबार में आएगा वो सुल्तान के सामने अपना सर झुकाएगा। दूसरा, पाइबोस, पाइबोस होता है पैरों को चूमना, वो आएगा और सुल्तान के पैरों को चूमेगा। ये जो था अन इस्लामिक था, बट इसने सिर्फ अपनी और उस गद्दी की, सुल्तान की प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए ये इंट्रोड्यूस किया। तीसरा, इसने अपने आप को कहा जिल्ले इलाही। जिल मीन्स शैडो, शैडो, इलाही मीन्स गॉड, तो शैडो ऑफ गॉड। इसने अपने आप को भगवान की, खुदा की परछाई बताया, शैडो कहा। इसका मतलब कि जो सुल्तान कहेगा वो सुल्तान नहीं, गॉड कह रहा है। अगर आप गॉड की नहीं मानोगे तो गॉड नाराज हो जाएगा, इसलिए आपको सुल्तान की मानना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें थी जिससे इसने सुल्तान की प्रेस्टीज को बढ़ाया। उसके अलावा कि जो इसका दरबार था, इसने सभी के बैठने पर बैन लगा दिया। जो जितने भी दरबारी थे अब उनको खड़े रहना पड़ता था, बिना परमिशन के वो बोल नहीं सकते थे। जो इसका दरबार है ये कहा जाता है कि इतना ग्रैंड था कि लोग दूर दूर से सिर्फ ये देखने आया करते थे कि जो इसका दरबार है वो इतना क्यों फेमस है, उसमें ऐसा खास क्या है।
उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम क्या थी इसकी, लॉ एंड ऑर्डर की और मंगोल्स की। इसके लिए इसने क्या किया, जो दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसके उस पे था, इक्ता सिस्टम था, जो मैं आपको बताना भूल गया वो अभी बता देता हूँ कि इक्ता जो होता है, इक्ता क्या होता है, इक्ता इक्ता एक पीस ऑफ लैंड को कहते हैं, जो ज़मीन का टुकड़ा होता है उसे इक्ता कहते हैं। और ये किसको क्यों दिया जाता था, इन लिeu ऑफ सैलरी, सैलरी के बदले ये जो ऑफिसर्स थे उनको दिया जाता था, यानी कि एक ज़मीन का टुकड़ा जो किसी को उसकी तनख्वाह के बदले दिया जाए, वो इक्ता था। और शुरू किया था जब ये इल्तुतमिश ने, तो जो इसके ऑफिसर्स थे उनको क्या कि ये अगर दिल्ली सल्तनत है उसको इक्ताज में उसने बांट दिया कि 1 इक्ता, 2 इक्ता, 3 इक्ता, 4 इक्ता, 5 और ये 6, 7, 8 और ये राजा के पास रहेगा एरिया, कि ये सारे एरियाज उसने एक एक इक्तादार को दे दिए। जिसको इक्ता मिलता था उसको इक्तादार बोला जाता था, यानी कि द होल्डर ऑफ द लैंड। अब ये इक्तादार की ड्यूटी होती है कि अपने एरिया में कि एक इक्तादार अपने इस इक्ता को एडमिनिस्टर करेगा अपने तरीके से। उसके लिए उसे आर्मी मेंटेन करनी पड़ेगी, वो खुद करेगा। और पैसा कहाँ से आएगा, यहाँ से वो रेवेन्यू खुद कलेक्ट करेगा। जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा उससे अपना खर्चा चलाएगा, जो रेवेन्यू आएगा उससे अपने एक्सपेंसेस करेगा, और उसमें से कुछ अमाउंट वो सुल्तान को देगा जो बचेगा। तो ये हुआ करता था इक्ता सिस्टम में। अब जो इसने एक चीज़ देखी, जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे पावर जो सेंटर हुआ करती थी वो सारी एक इंसान के पास थी, वो था प्राइम मिनिस्टर यानी कि वज़ीर। वज़ीर 2 चीज़ें देखता था, फर्स्ट फाइनेंस भी देखता था वो, और दूसरा मिलिट्री भी देखता था। और यही वजह थी कि ये खुद भी पावरफुल थे और अब जो वज़ीर थे वो भी पावरफुल थे। अब इसने ये किया कि उसकी पावर को कम करने के लिए और आर्मी को ऑर्गेनाइज करने के लिए वज़ीर से मिलिट्री पावर ले ली गई और मिलिट्री एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया जिसका नाम रख दिया गया दीवान अर्ज। तो एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि दीवान अर्ज किसने बनाया, बलबन ने, या मिलिट्री डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट से किसने अलग किया, बलबन ने किया। क्यों किया, रीज़न आपके सामने है कि पहली बात वो वज़ीर की पावर कम करना चाहता, दूसरा इफ़िशियंसी बढ़ाना चाहता था वो आर्मी की, और इसको एक ऑफिसर के अंडर रखते हैं जिसको कहते थे आरिज ए ममालिक, आरिज ए ममालिक। ये तो उसने आर्मी को ऑर्गेनाइज किया। उसके अलावा कुछ और चीज़ें इंट्रोड्यूस की, जैसे स्पाई सिस्टम, दाग एंड चेहरा सिस्टम। दाग एंड चेहरा क्या होता है, दाग यानी कि ब्रांडिंग कर देना, ये घोड़े की जाती। चेहरा यानी कि पिक्चर्स बना के रखना जो ऑफिसर्स हैं उनकी, क्योंकि आज तो हम फ़ोटो खींचते हैं, आई कार्ड बना लेते हैं, उस टाइम ये चीज़ें नहीं हुआ करती। तो कि जो इक़्तादार हैं जब वो इंस्पेक्शन के लिए आएंगे तो हो सकता है वो एक इक़्तादार दूसरे इक़्तादार के घोड़े लेके आ जाए, तो ये क्या होगा, डुप्लीकेसी हो जाएगी कि एक इक़्तादार के घोड़े सभी दिखा जाएगा और वो उनको एम्बेजलमेंट कर सकते हैं पैसों की। तो उसके लिए क्या किया, इसने ब्रांडिंग करनी शुरू कर दी घोड़ों की, और जो सोल्जर्स हुआ करते थे उनका हुलिया मेंटेन किया जाता, जिसको दाग एंड चेहरा सिस्टम कहते हैं। और स्पाई सिस्टम इसलिए कि जो इसकी सल्तनत में चल रहा है राजा को उसके बारे में नॉलेज रहे कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अब लॉ एंड ऑर्डर जो था 2 तरीके का था, कि एक फॉरेन था जिसको मैंने कहा मंगोल अटैक, और एक इंटरनल 2 जगह प्रॉब्लम आ रही थी, एक दोआब में जो गंगा यमुना दोआब है उस एरिया में, और दूसरा जो मेवात के एरिया, यहाँ से प्रॉब्लम हो रही थी। मेवात ये दिल्ली के जो पास के एरिया से हरियाणा के उस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। इससे क्या हो रहा था, जो मेवातीज थे यहाँ के लोग, मेवात के, ये डकैत हुआ करते थे और ये
दिल्ली में जाके डकैती किया करते थे। बट बलबन के टाइम तक आते आते जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम वो इतनी खराब हो चुकी थी कि अब ये लोग दिन में आते और डकैतियां करके जाते। इसका मतलब क्या है कि जब दिन में जहाँ खुद सुल्तान रह रहा है दिल्ली में, और वहाँ पे अगर डकैती हो रही है, मतलब सुल्तान का जो डर है वो नहीं है किसी के अंदर। तो सबसे पहले इसने इस चीज़ को कंट्रोल किया, मेवातीस को कंट्रोल किया। उसके लिए इसने क्या किया, जो दिल्ली का एरिया था यहाँ पे, उसके जो सराउंडिंग के एरियाज थे यहाँ पे, जो जंगल थे, वो इसने साफ करवाए और वहाँ पर किले बनवाए और उसमें आर्मी को रखा गया। और दूसरा, यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट करवाए गए और आर्मी को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई कि जितने मेवातीज हैं उनका मर्डर कर दिया जाए। तो ये क्या, इसकी पॉलिसीज़ को कहते हैं ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, बाय फोर्स। क्योंकि जब हुकूमत चलानी है तो वो सॉफ्टनेस से नहीं चलती, वो स्ट्रिक्टनेस से चलती है। और वही स्ट्रिक्टनेस जिसको हम कहते हैं पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, वो इसने यहाँ पे दिखाई। जो मेवाती थे उनका मर्डर करा दिया गया और जो रह गए उनको बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। तो यहाँ से उसने लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पहली ख़त्म की। दूसरी थी दोआब की, जो ये दिल्ली के साथ में एरिया है गंगा और यमुना का, क्योंकि यमुना दिल्ली के साथ से होकर जाती है। तो जो बीच के एरिया, यहाँ पर ज़मींदार हुआ करते थे, जो यहाँ के लोकल ज़मींदार थे, पुराने ज़मींदार, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट किया करते थे इसके ऑफिसर्स के लिए। ना तो वो उनको रेवेन्यू जो टैक्स था वो दिया करते थे और ना उनको सेटल होने दिया करते थे। तो यहाँ पे इसने क्या किया, जो एरिया से दोआब के, यहाँ पे इसने मुस्लिम सेटलमेंट्स को इंक्रीज़ कराया और जो ज़मींदार थे उनको पनिश किया। और इस तरह से इसने जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो आ रही थी उसको ख़त्म किया। सेकंड थी मंगोल की प्रॉब्लम। और जो मंगोल थे वो हमेशा जो बाहर का एरिया है, जो हम कह लीजिए नॉर्थ वेस्ट जो बॉर्डर है इंडिया का, वहाँ से मंगोल्स आया करते थे। तो ये वो पहला सुल्तान है इल्तुतमिश के बाद जिसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की तरफ ध्यान दिया। क्योंकि जिस जिस सुल्तान, जिस जिस राजा ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की तरफ ध्यान दिया, उसने अपनी सल्तनत, अपनी किंगडम और अपने एम्पायर को हमेशा फॉरेन एग्रेशन से बचाया और उसको पावरफुल बनाया। बट जिस जिसने इसका ध्यान छोड़ा, हमेशा उसकी सल्तनत, उसकी एम्पायर, उसकी किंगडम ख़त्म हुई है। चाहे वो अशोक था, अशोक के बाद भी यही हुआ मौर्यन एम्पायर में कि उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का ध्यान देना बंद कर दिया, उधर से फॉरेनर्स ने आना शुरू कर दिए। और यही हुआ गुप्ताज के में कि हूण्स आने शुरू हो गए। और यही हुआ जब राजपूत हुआ करते थे कि उन्होंने भी कभी ध्यान नहीं दिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की तरफ कि यहाँ से कोई फॉरेनर अटैक करके आ सकता है। और ये सबसे पहले इल्तुतमिश ने देखा कि फॉरेनर्स कौन आ रहा है, चंगेज़ खान है, और अब बलबन ने देखा। तो इसके लिए इसने क्या किया कि जो ये बॉर्डर के एरिया थे यहाँ पर किले बनवाए गए और उनमें आर्मी रखी गई। देवर गैरिसन्ड फोर्ट, यानी कि वो किले जहाँ पे आर्मी रखी गई। और उसमें जो ऑफिसर थे, और सबसे बड़ी बात, इसने अपने बेटे को वहाँ पे डिप्यूट किया ताकि उसको अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सके। और यहीं पे जो उसका बेटा था महमूद, उसकी डेथ हुई थी मंगोल से लड़ते हुए। और यही एक रीज़न बना बलबन की अपनी डेथ का, उसके बेटे की डेथ का होना। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसने ऐसे सॉर्ट आउट की। उसके अलावा बलबन की कुछ अपनी पॉलिसी थी कि जैसे उसने कभी अलाउ नहीं किया किसी इंडियन मुस्लिम को, किसी दूसरे ट्राइब के लोगों को कोई पब्लिक ऑफिस एक्सेप्ट करना। तो जो पॉइंट्स है, चलिए उनकी तरफ ध्यान दे देते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास हैं। कि इसने तुर्कान चहलगना जो है उसको लिक्विडेट किया, ये सबसे बड़ी बात है। कि जब ये खुद उसका एक मेंबर था तो ये क्या थे, किंग मेकर थे। अब इसको पता था कि अगर आज मैं यहाँ पे हूँ तो क्या होगा, कि अगर इनको मैं नहीं पसंद आए तो आई बी थ्रोन आउटसाइड, हो सकता है मुझे भी मार दिया जाए और किसी दूसरे को राजा बना दिया जाए। तो उसका इसने क्या एक कंक्लूजन ये निकाला, और उसका रिजल्ट ये हो कि इसने जितने अपने उस सर्कल के लोग थे, वो ऑफिसर थे, सबको मार दिया, बट डिप्लोमेटिकली। वो कैसे कि कुछ को इसने दे दिए जो फ्रंटियर एरिया थे। फ्रंट्स पे कौन आते, मंगोल्स, तो या तो वो जीतेंगे या हारेंगे। तो और उसमें क्या होता है कि जो वहाँ पे लड़ रहे हैं या तो वो मर जाते थे लड़ते हुए, अगर जो बच गया और हार गए तो उनको ये पनिश कर दिया करता था। तो इस तरह इसने जो अपने
40 स्लेव ऑफिसर थे इसके, जो कलीग्स थे या कह लीजिए जो चहलकनी है, उसको इसने ख़त्म कर दिया। उसके अलावा जो हमने पढ़ा कि जो बलबन का कोर्ट था वो पर्शियन कोर्ट पे बेस्ड था। दूसरा, इसने अपने आप को शेड ऑफ गॉड जिल्ले इलाही कहा उसने, और सिजदा एंड पाए बोस्ट इसने इंट्रोड्यूस किया। और जो सिलेक्शन ऑफ नोबल की पॉलिसी थी वो डिस्क्रिशन पे बेस्ड थी, कि ये उसमें डिस्क्रिशन किया करता कि कोई लो ओरिजिन का बंदा नोबल ना बन जाए। और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये हमने अभी डिस्कस किया कि लॉ एंड ऑर्डर और जस्टिस, हमने लॉ एंड ऑर्डर डिस्कस किया। लॉ एंड ऑर्डर के लिए इसने एफर्ट्स किए, इसने किले बनवाए, इसने मेवातीस का जो डर था उसको ख़त्म किया, दुआब की जो प्रॉब्लम थी उसको ख़त्म की। और जस्टिस के लिए जाना जाता है कि जस्टिस में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया करता था इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कि रिच है पुअर है, किसी भी कास्ट का किसी भी धर्म का, ये उसके साथ जस्टिस बराबर किया करता था। और ये सब चीज़ें कहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगी? जब कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, पीस होगी, तो ट्रेड फ्लोरिश होगा और वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, और वो जो भी किंगडम होगी वो ग्रो करना शुरू करेगी। और उसके लिए हमने डिस्कस किया कि उसने जो जासूस थे, स्पाइस थे, वो अपॉइंट किया जिनको बारिद कहा जाता था। उसके अलावा हमने डिस्कस किया, इसने मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया जिसको दीवान यार्स कहते थे। मेवातीज उसने ख़त्म किए। और जो दूसरी प्रॉब्लम्स थी उनको क्या, उसके टाइम में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आई है कि जो इसका एक गवर्नर था बंगाल का, तुगरिल खान, उसने रिवोल्ट किया। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आया कि बलबन के टाइम पे किसने रिवोल्ट किया था, क्योंकि एक ही रिवोल्ट हुआ, वो था तुगरिल खान, बट उसको भी इसने पहले उस रिवोल्ट को क्रश किया, बाद में तो तुगरिल खान को पनिश कर वहाँ पे इसका जो बेटा था बोगरा खान, उसको वहाँ पे अपॉइंट किया गया।